हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर अपना रिटर्न असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में असेसमेंट एंड ऑडिट टॉपिक को कवर करेंगे। हमने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने रिटर्न्स को कवर किया था। आज फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज असेसमेंट एंड ऑडिट। First of all, meaning of assessment. Assessment means determination or quantification of amount of tax payable by assessee. मतलब assessee के थ्रू कितना टैक्स पे किया जाना है इसका पता लगाना, इसको डिटरमाइन करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर CGST एक्ट। CGST एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, जिसके अंदर कौन कौन से असेसमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं जी? सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब हम आते हैं जी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर GST 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट बाय टैक्स पेयर एंड सेकेंड बाय टैक्सेशन अथॉरिटीज। अभी हमने जितना टाइप्स अभी इंक्लूड किए थे वही है ये सब। सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग है जी सेल्फ असेसमेंट, जो कि टैक्स पेयर खुद करता है। सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग प्रोविजनल असेसमेंट। सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग स्क्रूटिनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, बेस्ट जजमेंट। नेक्स्ट आता है जी समरी असेसमेंट, सेक्शन 64। बेस्ट जजमेंट का सेक्शन है जी सेक्शन 62। ठीक है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है जी? बेसिक असेसमेंट है ये, खुद की डिटेल्स बताना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्सेस पेबल अंडर CGST एक्ट एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे आप खुद उसकी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये करना होता है। ठीक है, सो सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद के डिटेल्स के बारे में डिटेल में बताना। नेक्स्ट आता है जी प्रोविजनल असेसमेंट। सेक्शन 60 के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का टॉपिक कवर है जी। A registered dealer can request the officer for provisional assessment if he is unable to determine the value of goods or rate of tax. अगर मान लीजिए वैल्यू या टैक्स रेट में कैलकुलेट करते समय मतलब एक असेसी जो है वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, और वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसका प्रोविजनल असेसमेंट कर दे। ठीक है, सो द प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ द असेसी टू पे टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। फिर ऑफिसर क्या करेगा? प्रोविजनल बेसिस पर जो वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड वैल्यूज वो बताएगा उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट कर देगा। उस पर जो भी कैलकुलेटेड हमारा टैक्स निकलेगा वो हमारे ऑफिसर क्या कह देगा कि इसे प्रोविजनल बेसिस पर आप क्या कर दें? पे कर दें। द प्रॉपर ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। जो ऑफिसर होगा उसके पास 90 डेज का टाइम होता है प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करने का। मतलब प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 90 डेज आपको करनी पड़ती है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। जब एक असेसी रिक्वेस्ट डालेगा उसके 90 दिनों के अंदर अंदर हमारे प्रॉपर ऑफिसर को प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करके आपको बताना होता है। ठीक है जी। सो इसके सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे? अनएबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, या तो आप वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप टैक्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें एक पार्ट और होता है जी, आप प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स देंगे और साथ ही साथ एक बॉन्ड फिल करेंगे। उस बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि आप उसमें ये लिख कर देंगे कि अगर फ्यूचर में मेरी कोई भी टैक्स लायबिलिटी आई तो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजनल बेसिस पर हो रहा है सब कुछ। सो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? रिक्वेस्ट बाय असेसी। सबसे पहले क्या हुआ? असेसी ने रिक्वेस्ट की, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, फिर देन क्या हुआ? प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया? ऑर्डर किया। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय असेसी। मैंने अभी आपको बताया आपको बॉन्ड लिख कर देना पड़ेगा, बॉन्ड फिल करना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी निकली तो वो कौन पे करेगा? आप पे करेंगे। नेक्स्ट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है कि टाइम लिमिट फॉर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। अब टाइम लिमिट कितना है जी? 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आपको कमिश्नर जो है वो दे देगा। ठीक है, और चाहे तो वो बढ़ा भी सकता है, वो चाहे तो बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी इफेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट। क्या इफेक्ट रहेगा इसका?
अगर आपका प्रोविजनल जो आपने टैक्स पे किया था वो आपका फाइनल टैक्स से कम है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी और आप उसे पे कर देंगे जैसा कि आपसे बॉन्ड में लिखवाया गया था, ठीक है। और अगर आपका फाइनल टैक्स जो है वो कम बनता है तो आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। ये हमारा सारा प्रोसीजर था जी। नेक्स्ट आते हैं जी स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। दो तरह की रिटर्न्स अभी तक हमने पढ़ ली, सेल्फ असेसमेंट, नेक्स्ट प्रोविजनल असेसमेंट। अब थर्ड क्या आ रही है जी, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न आप फाइल करते हैं उसे ऑफिसर क्या कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। कभी भी अगर उन्हें कोई डिस्क्रिपेंसी लगे तो वह आपको कोई नोटिस भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी बनी तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर वो आपको लगे कि उन्होंने जो भी नोटिस भेजा है उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपके पास प्रॉपर उसके वेरिफिकेशंस के लिए कह सकते हैं कि आपके पास पूरे एविडेंसेस हैं कि नहीं मेरा ऐसा नहीं हुआ, आपने बाय मिस्टेक उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, तो आप अपना प्रॉपर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक तरह से स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स क्या है, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न, वेरीफाई करना करेक्टनेस को। और अगर उन्हें लगे कि सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एक नोटिस भेज देंगे, और अगर सेटिस्फाइड हैं तो आपको फर्दर एक्शंस नहीं उठाने पड़ेंगे, आपका वो एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, अगर आप उनके जो भी एक्शन से आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप उसके एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, फर्दर एक्शंस लेंगे। क्या, अभी मैंने आपको बताया कि आप फर्दर एक्शन क्या ले सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं उस नोटिस पर जो भी आपको सही लगेगा। अगर आप इन दोनों केसेस में कोई भी एक्शन नहीं लेते, या तो आपकी लायबिलिटी बनी आप नहीं पे करते, या फिर आपने कोई उसके बदले में कोई रिप्लाई नहीं किया, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते ना डिस्क्रिपेंसी के बाद, तब ऑफिसर आपके लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं। कौन कौन से सेक्शंस में ले सकते हैं, वो सेक्शन 65 में ले सकते हैं, सेक्शन 66 में ले सकते हैं। ये दोनों सेक्शंस रिलेटेड टू ऑडिट हैं। और सेक्शन 67 मतलब सर्च एंड सीजर का सेक्शन है, मतलब सर्च एंड सीजर करवा सकते हैं वो, ठीक है। और लास्ट 73 और 74 जो सेक्शंस हैं वो फ्रॉड के रिगार्डिंग आपके लिए कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इस असेसमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जी, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। अब जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो सोचते हैं कि कोई इशू ही नहीं है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आते, कुछ भी नहीं है, तभी भी याद रखिएगा उनका असेसमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल नहीं करते रिटर्न, आप उस लिमिट में नहीं आते तो जितना मर्जी फ्रॉड करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपकी भी असेसमेंट हो सकती है। सो ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। सो इसके सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न कैन बी डन इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द पीरियोडिकल रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अगर सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग आपने पीरियोडिकल रिटर्न नहीं फर्निश करी, ठीक है, और फेल टू फर्निश रिटर्न सेक्शन 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ ए नोटिस। अगर आपको नोटिस मिला था सेक्शन 46 के अंडर तो आपने उस नोटिस के अगेंस्ट जो है सेक्शन 45 में फाइनल रिटर्न नहीं फाइल करी, तब आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट जो ऑफिसर है वो कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसमें क्या करेंगे, वो आपके प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है, उनको प्रॉपर चेक करेंगे, मतलब पूरा सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर आपके अकाउंट्स को रेलिवेंट मटेरियल के साथ चेकआउट करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। तो टाइम लिमिट जो असेसमेंट ऑर्डर की क्या रहती है जी, द प्रॉपर ऑफिसर में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड of 5 years from the due date specified under section 44 for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid relates। तो कहीं ना कहीं टाइम लिमिट आपको दी जाती है, आपको प्रॉपर ऑफिसर जो है असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। नेक्स्ट आता है डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर where the registered person furnishes a valid return within 30 days। अगर आपने असेसमेंट की सर्विस के 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने क्या कर दी है, रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, जो ऑर्डर आपको अंडर सेक्शन 62 मिला, तो सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन बट द लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और द पेमेंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 शैल कंटिन्यू। मतलब अगर आपने वो रिटर्न फाइल कर दी तब भी आपके ऊपर
असेसमेंट तो विड्रॉ कर ली जाएगी, बट अगर कोई लाइबिलिटी निकलती है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग और लेट फीस के रिगार्डिंग, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन लेना था बट आपने नहीं लिया तो भी आप टैक्सेबिलिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेना था, मतलब आप उस लिमिट में आते हैं बट आपने नहीं लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी आपकी असेसमेंट करवाई जा सकती है, अगर जो भी हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं उनको क्या हो जाए, शक हो जाए आपके ऊपर। ठीक है, तो वो आपके रिगार्डिंग असेसमेंट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे कि आपकी लायबिलिटी बनती थी, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका था। ठीक है, और आपने उस पर जो टैक्स बनता था वो आपने नहीं पे किया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग फिर क्या होगा, आपकी असेसमेंट प्रॉपर होगी और बेस्ट जजमेंट के अंडर वो असेसमेंट आएगी और प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे पीरियड्स के जो भी हैं अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जी समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। कुछ समरी असेसमेंट्स हो सकती हैं जहां प्रॉपर ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पर्सन की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, एविडेंस के बेसिस पर मिली, बट आप नहीं पे करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक समरी असेसमेंट बना सकते हैं कि ठीक है आपकी लायबिलिटी इतनी बनती है, आपका प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक सारा स्टेटमेंट्स चेक करने की बजाय आपके ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट लगाकर चले जाएंगे। ठीक है, समरी असेसमेंट कर देंगे आपकी शॉर्ट लेवल पे। ठीक है, तो आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी चार्ज कर देंगे। अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको सोने से भरा कोई ट्रक मिलता है। ठीक है, आपने उसके ऑनर को फाइंड आउट करने का पूरा कोशिश किया, बट अगर वो फाइंड आउट नहीं हो रहा तो जो हमारे जीएसटी ऑफिसर वाले हैं वो क्या समझेंगे कि वो आप ही का है, आप ही का मानकर आप ही के ऊपर ऑन द स्पॉट उसका क्या लगा देंगे, जीएसटी टैक्स लगा देंगे, और ऑन द समरी बेसिस। किस बेसिस पर, समरी बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं ये परमिशन जो है, प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, इनकी परमिशन के साथ ही ये वर्क जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है जी ऑडिट अंडर जीएसटी। Audit means examination of records, returns and other documents maintained or furnished by a registered person under CGST Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of the turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provision of CGST Act or the rules made thereunder. ऑडिट का मीनिंग क्या होता है जी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ किसका, रिकॉर्ड्स का, रिटर्न्स का और अदर डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, या रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब जो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हुए हैं उनके अंडर भी आपकी जो है ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाती है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या चेक करना होता है, मेन पर्पस होता है वेरीफाई करना करेक्टनेस को, कि टर्नओवर जितनी आपने डिक्लेयर करी उसकी करेक्टनेस चेक करना, जो टैक्सेस पे आपने किए उसकी करेक्टनेस चेक करना, रिफंड क्लेम जितना किया आपने उसको प्रॉपर चेक करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना अवेल आपने किया क्या प्रॉपर किया या नहीं वो चेक करना, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट सेग्रीगेट करके आपने अकाउंटिंग मेंटेन करी है या नहीं, और उसके बेसिस पर आपने कंसोलिडेटेड जो भी आपने रिटर्न फाइल करनी थी वो की है या नहीं, ये प्रॉपर चेक करना। ये सब कुछ चेक करने के लिए ही ऑडिट किया जाता है। ठीक है, सो रिफंड अगर आपने कैलकुलेट किया है तो वो सही कैलकुलेट किया है या नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया वो सही जारी किया है या नहीं, तो ये सब जो है प्रॉपर चेकिंग करना, प्रॉपर एग्जामिनेशन करना इन सब रिकॉर्ड्स की, तो वही कहलाता है जी ऑडिट। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट, फर्स्ट आता है जी मैंडेटरी ऑडिट। मैंडेटरी ऑडिट मतलब किन किन को मैंडेटरी होता है जी, जिनकी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगी उनको अपना मतलब ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और उन्हें मतलब ऑडिट करवाने के बाद जो भी सीए जो उन्हें अपनी रिपोर्ट देगा उसके साथ साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सबमिट करवाना भी ज़रूरी होता है अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेक्स्ट आता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ के थ्रू भी ऑडिट हो सकता है जी। इसमें आते हैं, फर्स्ट आता है ऑर्डर फॉर ऑडिट,
ऑर्डर किया गया, ठीक है। और जो हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो खुद भी किसी ना किसी की ऑडिटिंग के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, बस उन्हें उनके लिए नोटिस भेजना होता है कम से कम 15 दिन पहले कि आपकी ऑडिटिंग की जाएगी, ठीक है। उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन को 15 दिन पहले क्या भेजना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है। अब उनकी मर्जी है प्लेस कौन सा डिसाइड करें कि जहाँ पे उनका बिजनेस है वहीं जाकर चेक करें या अपने ऑफिस में चेक करें, ये डिपेंड करता है हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ पे, ठीक है, ऑडिट करना। नेक्स्ट आता है जी स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट इफ वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। अगर किसी भी केस में कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी तो स्पेशल ऑडिट उनकी करवाई जा सकती है, ठीक है। जैसे वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, या तो आपने वैल्यू प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करी या क्रेडिट अवेल जो था वो नॉर्मल लिमिट्स के अकॉर्डिंग नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर जो है डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ कम्युनिकेशन इन राइटिंग टू गेट हिज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड। उनके जो है बुक्स को ऑडिट किया जा सकता है अंडर स्पेशल ऑडिट, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसे डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई भी ऐसे मतलब कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, तो उनकी स्पेशल ऑडिट भी हो सकती है। और इसमें जो ऑडिटिंग करवाई जाएगी उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 90 डेज़ के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर उसके बाद रिजल्ट्स कुछ रॉन्ग निकले तब एक एक्शंस जो है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा लिए जा सकते हैं। सो हमने ये 1 बाय 1 करके डिस्कस कर ही लिया है सारा, ठीक है। अगर आज की वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।